नमस्कार दोस्तों, मैं देसराज चौरसिया इनोवेशन कैरियर इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए, हमने पिछली क्लास में देखा था भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो वहां पर हमने आपको बताया था कि प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटा जाता है, मध्यवर्ती उच्च मैदान या पठार और दूसरा था दक्कन का पठार। तो पिछली क्लास में हमने आपको मध्यवर्ती उच्च भूमि के बारे में विस्तृत रूप से बताया था। आज हम देखते हैं दक्कन के पठार के बारे में। दक्कन के पठार का आकार कैसा है, यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है आपको। दक्कन के पठार का आकार है त्रिभुजाकार है। यहाँ पर आपको भारत का दक्षिणी भाग का मानचित्र बना हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि त्रिभुजाकार आकार में है। अगर इस त्रिभुजाकार आकार के या दक्कन के पठार के पूर्व में देखा जाए तो पूर्वी घाट स्थित है। यहाँ पर चित्र में देखेंगे तो ये आपका पूर्वी घाट है, और इसके बाद में इधर पश्चिम में देखेंगे तो पश्चिमी घाट है, और उसके उत्तर में देखेंगे ये सतपुड़ा रेंज है, फिर मैकाल रेंज है, फिर राजमहल की पहाड़ी है। इस प्रकार से जो दक्कन का पठार है, यह पूर्व में पूर्वी घाट, पश्चिम में पश्चिमी घाट, उत्तर में सतपुड़ा की पहाड़ी, मैकाल की पहाड़ी और राजमहल की पहाड़ी से घिरा हुआ है। अब देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना पाया जाता है। आप जानते हैं या पिछली क्लास में बताया गया होगा कि पूरे दक्कन के पठार का जो क्षेत्रफल है, प्रायद्वीपीय पठार का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। उसमें से 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर आपके दक्कन के पठार का विस्तार पाया जाता है, जिसका जो विस्तार है ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में पाया जाता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर मुख्य रूप से 7 राज्यों में दक्कन के पठार का विस्तार पाया जाता है। औसत ऊंचाई समुद्र से देखा जाए तो 500 से 1000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। कहीं कहीं पर इसकी ऊंचाई 2000 मीटर के लगभग भी पाई जाती है। अगर निर्माण की बात करते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, तो यह रवेदार शैलों से निर्मित है। इस रवेदार शैलों का जो निर्माण हुआ है ये लावा निक्षेप से है। और आप लावा के बारे में सुना होगा या जानते होंगे, लावा किसे कहते हैं। आप ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा होगा। जो ऐसी संरचना होती है ये ज्वालामुखी होती है। ज्वालामुखी से मैग्मा निकलता है। जो ज्वालामुखी से लावा या गैसें निकलती हैं, कंकड़ पत्थर निकलते हैं, उन्हें मैग्मा कहा जाता है। और जब यही मैग्मा धरातल पर आकर जम जाता है, बाद में अक्षय अपरदन से के फलस्वरूप यह लावा का निर्माण हो जाता है। जब मैग्मा निकल कर ठंडा हो जाता है तो इसी को लावा कहते हैं। और इसमें ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, चूना पत्थर तथा क्वार्ट्ज जैसी चट्टानें पाई जाती हैं। इनमें से जो ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, ये जीवाश्म रहित चट्टान होती है। तो लावा से जो ज्वालामुखी के उद्गार से जो मैग्मा निकला है, मैग्मे के निर्माण के बाद, ठंडा होने के बाद लावा का निर्माण हुआ है, और धीरे धीरे ठंडा हुआ, इसलिए रवेदार शैलों का निर्माण हुआ है। इसमें ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, चूना पत्थर और क्वार्ट्जाइट प्रमुख चट्टानें हैं। और ग्रेनाइट या बेसाल्ट जैसे चट्टानें हैं ये जीवाश्म रहित हैं। जीवाश्म रहित का मतलब है इसमें किसी प्रकार का जीव का अंश नहीं पाया जाता है, ना ही पेड़ पौधे का अंश पाया जाता है और ना ही किसी जीव जंतु का अवशेष पाया जाता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये बहुत ही भारत की प्राचीन शैल तंत्र है, या उस समय की शैल तंत्र है जब पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी। इसलिए इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अगर दूसरी बात करते हैं हम, यहाँ पर जो लावा से मैग्मा निकलता है वो इतना गर्म होता है, ये जलता हुआ पिघलता हुआ रहता है, बिल्कुल तप्त लोहे जैसा। तो अगर उस समय जीव की उत्पत्ति भी हो गई होगी तो इस मैग्मा में उनके जीव का कोई भी अंश नहीं मिला, सब जलकर राख हो गए, किसी प्रकार का अवशेष नहीं प्राप्त हुआ है। इसलिए ये जो रवेदार शैल है या लावा निक्षेप द्वारा निर्मित शैल है,
जिसमें ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, चूना पत्थर, क्वार्ट्जाइट प्रमुख रूप से हैं। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अगर दक्कन के पठार की खुदाई किया जाए तो उसमें किसी प्रकार के जीव का अंश नहीं पाया जाता है। आइए हम देखते हैं दक्कन के पठार को कई भागों में विभाजित किया गया था। पिछली क्लास में जैसा कि हमने आपको दिखाया था, आज हम उनका एक एक करके विस्तृत अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। आइए देखते हैं दक्कन के पठार का जो सबसे प्रमुख भाग है वो सतपुड़ा श्रेणी है। आपको जैसा कि चित्र में दिखाई पड़ रहा है, ये दक्कन के पठार का चित्र बनाया गया है और ये आपकी नर्मदा नदी दिखाया गया है कि नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक की पहाड़ी से होता है और तापी नदी का जो उद्गम होता है बैतूल के पठार से। बैतूल का पठार और ये अमरकंटक। अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है और अमरकंटक से ही सोन नदी का उद्गम होता है जो उत्तर की ओर बहती हुई गंगा की सहायक नदी बनती है और नर्मदा नदी भरंस घाटी में बहती हुई पश्चिम दिशा को बहती हुई अरब सागर में गिरती है। इसी प्रकार बैतूल के पठार से तापी नदी निकलती है और तापी नदी पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है और यह भी एक भरंस घाटी में बहती है। तो नर्मदा नदी और तापी नदी के मध्य में सतपुड़ा श्रेणी स्थित है जो नर्मदा और तापी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। आपको हमने पिछली क्लास में बताया था जल विभाजक किसे कहते हैं। दो नदियों के बीच में जो उच्च भूभाग होता है जो दोनों नदियों के जल का विभाजन करता है, ऐसे क्षेत्र को जल विभाजक कहा जाता है। भारत में बहुत से जल विभाजक पाए जाते हैं। जैसे पंजाब का जो पाट प्रदेश है या पोटवार का पठार है पंजाब में, वो सिंधु नदी और गंगा की नदी के जल विभाजक का कार्य करता है कि सिंध और उसकी सहायक नदियाँ पश्चिम की ओर बह जाती हैं, गंगा तथा उसकी सहायक नदियाँ पूरब की ओर बहती हुई बंगाल खाड़ी में गिरती हैं, क्योंकि सिंध और उसकी सहायक नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। तो पंजाब का पोटवार पठार जल विभाजक का कार्य करता है। इसी प्रकार से भारत में अरावली श्रेणी जल विभाजक का कार्य करती है। मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ी या विंध्य पर्वत श्रेणी ये भी जल विभाजक का कार्य करती है। यहाँ पर नर्मदा और तापी नदी के मध्य में सतपुड़ा श्रेणी जल विभाजक का कार्य करती है। आगे देखते हैं कि सतपुड़ा श्रेणी की क्या और क्या विशेषता है। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ जो कि 1350 मीटर ऊंची है और यह 3 पहाड़ियों से मिलकर बनी हुई है, सतपुड़ा, महादेव, अमरकंटक। तो सतपुड़ा श्रेणी है इस क्षेत्र में आपका, यहाँ पर आपका महादेव पर्वत पड़ेगा और आगे चल के अमरकंटक पड़ेगा। ये जो सतपुड़ा श्रेणी मुख्य रूप से 3 श्रेणियों से मिलकर बनी है, सतपुड़ा, अमरकंटक और महादेव। तो यहाँ की सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ जो 1350 मीटर ऊंची है। आगे उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर मैकाल पर्वत श्रेणी की मिलेगी और मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है जिसकी ऊंचाई है 1066 मीटर। अगर देखा जाए तो सतपुड़ा श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माना जाए, आपसे पूछा जाए तो कौन सी है, तो सतपुड़ा श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपकी अमरकंटक है। और यहाँ का एक प्रसिद्ध बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जिसे पंचमढ़ी के नाम से जाना जाता है। यह सतपुड़ा श्रेणी पर ही स्थित है। यहीं पर आप देखेंगे नर्मदा नदी के क्षेत्र में एक भेड़ा घाट है। भेड़ा घाट यह भी मध्य प्रदेश का बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जहाँ पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। और सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में यहाँ से कई नदियाँ निकलती हैं जैसे बेनगंगा, वर्धा आदि कई नदियाँ निकलती हैं जो गोदावरी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती हैं। तो आइए देखते हैं दक्कन के पठार का अगली विशेषता या अगला खंड। तो दक्कन के पठार के अंतर्गत दूसरा प्रमुख क्षेत्र है महाराष्ट्र का पठार। इसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है ये दक्कन ट्रैप है। यहाँ पर एक शब्द आता है ट्रैप। ट्रैप मीन्स क्या होता है, यहाँ पर ट्रैप, तो ट्रैप मीन्स होता है
सीढ़ीदार संरचना, सीढ़ीदार संरचना। तो किसी पहाड़ी भाग में सीढ़ीदार संरचना के रूप में शैलों का संरचना पाई जाती है या शैलों का जमाव पाया जाता है, उसे दक्कन ट्रैप कहा जाता है। तो यहाँ पर दक्कन के पूरे पठार में सबसे महत्वपूर्ण है दक्कन ट्रैप। ये इसका मुख्य रूप से विस्तार महाराष्ट्र में पाया जाता है, महाराष्ट्र के विदर्भ के क्षेत्र में पाया जाता है। अगर पश्चिम में कोंकण का क्षेत्र और पूर्व में सह्याद्री के पहाड़ी को छोड़ दिया जाए तो ये महाराष्ट्र के जो पूर्वी हिस्सा है इसको महाराष्ट्र का पठार या दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। अगर यहाँ शैलों की बात करें, कौन कौन से शैलें पाई जाती हैं, तो यहाँ पर आर्कियन, धारवाड़ तथा कुडप्पा शैलें पाई जाती हैं। तो आर्कियन, धारवाड़ तथा कुडप्पा शैलें पाई जाती हैं। आर्कियन सब शैल का अर्थ होता है सबसे प्राचीन शैल तंत्र है। आर्कियन सबसे प्राचीन है, इसमें किसी प्रकार के जीवाश्म नहीं पाया जाता है, क्योंकि उस समय धरती पर जीवाश्म की उत्पत्ति ही नहीं है, जीव की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी। इसी प्रकार से आर्कियन शैलों के अपक्षय पर्दन से धारवाड़ शैल तंत्र का निर्माण हुआ है। इस धारवाड़ शैल तंत्र में भी आपका जीवाश्म नहीं पाया जाता, मतलब जीव के अंश नहीं पाए जाते हैं, परंतु धारवाड़ शैल तंत्र भारत की सबसे अधिक धात्विक शैल तंत्र है, क्योंकि यहाँ सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि धातुएं बहुतायत मिलती हैं। लोहा यहाँ पर सर्वोत्तम प्रकार का पाया जाता है। इसी प्रकार का कुडप्पा शैल तंत्र है। तो कुडप्पा आंध्र प्रदेश का एक जिला है, उसी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। इसमें भी किसी प्रकार के जीवाश्म नहीं पाया जाता है। इस प्रकार अगर भारत का देखा जाए तो सबसे प्राचीन शैल तंत्रों में दक्कन का ट्रैप आता है, और इसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले मैग्मा के ठंडे होने से हुआ है। तो यह काली मिट्टी से निर्मित है, और काली मिट्टी को कपासी मिट्टी कहा जाता है। यह मिट्टी कपास खेती के लिए उत्तम मानी जाती है, इसलिए महाराष्ट्र के क्षेत्र में आप जानते होंगे, गुजरात के क्षेत्र में, महाराष्ट्र के क्षेत्र में कपास काफ़ी मात्रा में उगाया जाता है। तो यहाँ पर कुछ श्रेणियाँ पाई जाती हैं। बालाघाट श्रेणी है, हरिश्चंद्र श्रेणी है और सतमाला श्रेणी है। यहाँ पर देखेंगे, ऐसे देखेंगे तो हरिश्चंद्र श्रेणी मिलेगी, यहाँ पर आपका बालाघाट श्रेणी मिलेगी, फिर आपको सतमाला श्रेणी मिलेगी। इस प्रकार से महाराष्ट्र के पठारी भाग में कई प्रकार की श्रेणियाँ पाई जाती हैं। और महाराष्ट्र के जो पठार है, इसका जो ढलान है पूरब की ओर तथा दक्षिण की ओर, पूरब और दक्षिण की ओर है। इसका कुछ ढलान तापी नदी की ओर भी पाया जाता है, लेकिन बहुत कम। इसका अधिकांश ढलान पूरब और दक्षिण की ओर है। आइए देखते हैं दक्कन के पठार का अन्य विशेषताएं क्या होती हैं। दक्कन के पठार के अगले भाग के रूप में हम दंडकारण्य के पठार को देखेंगे। इसका विस्तार आपसे पूछा जाता है कि दंडकारण्य के पठार का विस्तार कहाँ पाया जाता है। तो अगर हम भारत का मैप, दक्षिण भारत का पठारी भाग का मैप देखें तो दंडकारण्य की पहाड़ी पाई जाती है। ये दंडकारण्य की पहाड़ी है। इसका विस्तार जो आपको दिखाया गया है उड़ीसा में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया का बस्तर का पठार और कालाहांडी का पठार इसका हिस्सा है। तो दंडकारण्य पहाड़ी का हिस्सा है बस्तर का पठार और कालाहांडी का पहाड़। तो बस्तर का पठार आपका छत्तीसगढ़ में पाया जाता है और कालाहांडी का पठार आपका उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। आप जानते हैं बस्तर का पठार लौह अयस्क के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। यहाँ लोहे की बड़ी बड़ी खदानें स्थित हैं, खानें पाई जाती हैं, जहाँ से बहुतायत मात्रा में लोहा निकाला जाता है। अगर हम कालाहांडी की बात करें तो कालाहांडी जो उड़ीसा में है, ये आप बहुत पहले फेमस हुआ करता था बहुत गरीबी के लिए, जहाँ पर बहुत गरीबी पाई जाती थी, लेकिन खनिज संसाधन दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो कालाहांडी से मैंगनीज और एल्युमिनियम बहुतायत में पाया जाता है। हो सकता है आप न्यूज़पेपर में इसके बारे में पढ़ते रहे हों। आइए देखते हैं और भी इसके भाग हैं दक्कन के पठार के। जैसे आपका महानदी बेसिन क्षेत्र है, महानदी बेसिन क्षेत्र। तो महानदी बेसिन क्षेत्र आपको मालूम है महानदी का उद्गम जो होता है वो छत्तीसगढ़ के सिहावा नामक स्थान होता है। छत्तीसगढ़ के सिहावा
रायपुर जिले के छत्तीसगढ़ से सिहावा से महानदी निकलती है और यह पूरब की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो महानदी का जो बेसिन क्षेत्र है ये मुख्य रूप से उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में स्थित है और ये विस्तृत मैदान का निर्माण करती है और महानदी पर ही विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बनाया गया है। ये भी दक्कन के पठारी भाग का हिस्सा है। अगला देखते हैं आपका उड़ीसा का क्षेत्र। उड़ीसा उच्च भूमि की बात की जाती है। उड़ीसा उच्च भूमि तो परीक्षा के दृष्टि से अगर देखा जाए तो उड़ीसा उच्च भूमि का विशेष महत्व नहीं है, परंतु अगर खनिज संसाधन के दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर खनिज बहुतायत में पाया जाता है। खनिज बहुतायत में पाया जाता है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से अगर खनिज के देखा जाए तो एल्युमिनियम, कोयला, मैंगनीज, ये उड़ीसा उच्च भूमि या पठारी भाग से मुख्य रूप से एल्युमिनियम, कोयला और मैंगनीज जैसी धातु बहुतायत में पाई जाती है। अब आइए अगला देखते हैं तेलंगाना का पठार। तेलंगाना का पठार तो आप जानते हैं कि 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। तो इसे आंध्र प्रदेश से काट कर बनाया गया। तो आज तेलंगाना कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से इसकी सीमा टच करती है। यह भारत के दक्षिण भाग का एक मध्यवर्ती राज्य है। ये तेलंगाना का पठारी क्षेत्र है। यह खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है। खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर भी बहुत प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ के लोहा, सोना और चांदी मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ये खनिज संसाधन के दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है कि ये शुरू से ही आंध्र प्रदेश से अलग होने की बात करता आया है, क्योंकि आंध्र प्रदेश का धीरे धीरे डेवलप होता जा रहा था और तेलंगाना पीछे होता जा रहा था। तो तेलंगाना ने अपने खनिज संसाधन के दृष्टि से आंध्र प्रदेश से अलग होकर अपने विकास का निर्णय लिया है। आइए देखते हैं अगले दक्कन के पठार का अगला भाग। जिसे कर्नाटक का पठार के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक का पठार। अभी हम लोगों ने देखा था कि तेलंगाना के पठार के पश्चिम में कर्नाटक राज्य स्थित है, पूर्व में आंध्र प्रदेश राज्य है, उत्तर पश्चिम में आपका महाराष्ट्र राज्य लगा हुआ है और दक्षिण में आपका तमिलनाडु राज्य लगा हुआ है। तो देखते हैं कर्नाटक के पठार की क्या विशेषता पाई जाती है। आइए देखते हैं कि दक्कन के पठार के अंतर्गत कर्नाटक के पठार। तो कर्नाटक के पठार का विस्तार कहाँ तक पाया जाता है, तो विस्तार लिखा हुआ है। कर्नाटक के पठार का विस्तार कर्नाटक तथा केरल राज्य में पाया जाता है और यहाँ पर जो चट्टानें पाई जाती हैं वो आर्कियन से लेकर आधुनिक प्रकार की चट्टानों तक पाई जाती हैं, क्योंकि आर्कियन शैलों के अक्षय प्रदन के फलस्वरूप ही आधुनिक प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे पर्वत अगर देखा जाए तो यहाँ पर कौन से पर्वत हैं, यहाँ पर बाबा बुदान की पहाड़ी है। तो बाबा बुदान की पहाड़ी आप लोग जानते हैं कर्नाटक राज्य भारत में सबसे ज़्यादा कहवा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो कहवा का बीज एक फकीर थे बाबा बुदान, उन्हीं के द्वारा लाया गया था दक्षिण अमेरिका राज्य से। तो उसे
अफ्रीका महाद्वीप से लाया गया था और कर्नाटक की एक पहाड़ी पर उगाया गया था। उन्हीं के सम्मान में, उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम बाबा बुदान की पहाड़ी पड़ा है। और यह क्षेत्र कहवा या कॉफ़ी उत्पादन के लिए काफ़ी मात्रा में जाना जाता है, विश्व में प्रसिद्ध है। भारत में सबसे ज़्यादा या 60% के लगभग कहवा कर्नाटक राज्य से ही उगाया जाता है और जिसका अधिकांश भाग ये बाबा बुदान की पहाड़ी पर उगाया जाता है। तो यहाँ पर अगर बाबा बुदान की 2 पर्वत श्रृंखलाओं की बात करते हैं, चोटियों की बात करते हैं, यहाँ पर एक चोटी है मुलानगिरी जिसकी ऊंचाई है 1923 मीटर। तो बाबा बुदान की सबसे ऊंची चोटी है मुलानगिरी, ये सबसे ऊंची चोटी है, ऊंचाई 1923 मीटर है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख जिसकी ऊंचाई है 1892 मीटर। अगर हम कुद्रेमुख पर्वत की बात करते हैं या कुद्रेमुख क्षेत्र की बात करते हैं तो यह लोहे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर लौह अयस्क मुख्य रूप से पाया जाता है। और कुद्रेमुख से या कर्नाटक से जो लौह अयस्क पाया जाता है वो अत्यंत उच्च क्वालिटी का होता है, उत्तम प्रकार का लोहा होता है। लोहे की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं तो उसमें से सबसे अच्छे प्रकार का लोहा आपके कुद्रेमुख से प्राप्त किया जाता है। अगर यहाँ नदियों की बात करते हैं तो नदियों में यहाँ पर कृष्णा और तुंगभद्रा मुख्य नदियाँ हैं। तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा अन्य भी कई छोटी छोटी नदियाँ हैं जो इस पठारी भाग से निकलती हैं। कर्नाटक के पठार का जो दक्षिणी हिस्सा है वो मैसूर के पठार के नाम से भी जाना जाता है। आप जानते हैं कि कर्नाटक का प्राचीन नाम या इतिहास में जो नाम था वो मैसूर के नाम से जाना जाता था। आइए देखते हैं अब अगला पार्ट इसका, तमिलनाडु का पठार। तो तमिलनाडु के पठार की विशेषता क्या पाई जाती है, यहाँ पर कौन कौन से पठार हैं, क्या विशेषता यहाँ पर तमिलनाडु का पठार, आइए देखते हैं। तो देखते हैं तमिलनाडु का पठार। तमिलनाडु के जो पठार है इसमें कई पर्वत श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं, जैसे जवादी पहाड़ी, सेवराई पहाड़ी, पंचमलाई पहाड़ी, पालनी पहाड़ी, ये आदि पहाड़ियाँ तमिलनाडु के पठारी क्षेत्र में पाई जाती हैं। यहाँ पर कावेरी, बेगई तथा तानपर्णी जैसे नदियाँ बहती हैं। आप कावेरी नदी के बारे में सुने होंगे। कावेरी नदी का मुहाना अत्यंत उपजाऊ है। ये नदियाँ तमिलनाडु में समतल मैदान का निर्माण करती हैं और काफ़ी उपजाऊ है। ऐसा इतिहास में कहा गया है कि कावेरी नदी के जो डेल्टा है, डेल्टाई भाग में इतना अनाज पैदा होता है कि अगर एक हाथी जो होती है अगर वो पूरी तरह से लौट दे तो जितने क्षेत्र को घेरेगा उतने लोगों के लिए 1 साल का भोजन उत्पन्न हो जाएगा, इतनी भूमि में। तो तमिलनाडु में जो कावेरी नदी है इसका जो डेल्टाई भाग है अत्यंत उपजाऊ है, बहुत ही उपजाऊ है। और गन्ना अगर प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल के दृष्टि से देखा जाए तो तमिलनाडु में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। तो आइए दक्कन के पठार के अंतर्गत हम अब अंतिम की ओर चलते हैं। देखते हैं 2 भागों में और 2 भाग बचे हुए हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो दक्कन के पठार का दूसरा 2 भाग, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो दक्कन के पठार का जो पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा प्रश्न इन्हीं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से बनते हैं। आइए देखते हैं चित्र के माध्यम से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में। ये आपका दक्कन का पठारी भाग है और यहाँ खंभा की खाड़ी से लेकर यहाँ पर कन्याकुमारी तक ये पश्चिमी घाट का विस्तार पाया जाता है, जबकि पूर्वी घाट का विस्तार नीलगिरी की पहाड़ी तक पाया जाता है।
ये आपका पूर्वी घाट है, और ये पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री की पहाड़ी से नाम से जाना जाता है, और इसे दो भागों में बांटा जाता है। जो ये गोवा क्षेत्र है, गोवा राज्य है, यहाँ से उत्तर का भाग आपका कोंकण कहलाता है। अगर हम सह्याद्री की पहाड़ी को दो भागों में बांट देते हैं, सह्याद्री की पहाड़ी उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। तो कोंकण से उत्तर का क्षेत्र, कोंकण से खंभात की खाड़ी तक, तो कोंकण से मतलब गोवा से लेकर खंभात खाड़ी तक का जो क्षेत्र है ये उत्तरी सह्याद्री के नाम जाना जाता है, और इसके दक्षिण का भाग दक्षिणी सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। तो ये आपको देख रहे हैं, ये ट्रायंगुलर क्षेत्र जो दिखाई पड़ रहा है आपका, तो ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। जहाँ पर दोनों आकर मिलते हैं ये है नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी। तो आपसे बार बार प्रश्न पूछा जाता रहता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ आकर मिलते हैं। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी की पहाड़ी पर आकर मिलते हैं। तो नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। यहाँ पर इसकी और भी विशेषताएं हैं कि यहाँ पर कौन से पेड़ पौधे वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, भी परीक्षा में पूछा जाता रहता है। लेकिन मुख्य रूप से आपसे पूछा जाता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में कहाँ मिलते हैं। तो नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र है, और जो कि तमिलनाडु और केरला के मध्य में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? डोडा बेटा है। अगर हम मजाक में बोल लें, इसको दादा बेटा कह सकते हैं, दादा बेटा। तो दादा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, और ये याद करने के दृष्टि से है। लिखने के दृष्टि से आप डोडा बेटा या ऐसे लिखा जाएगा दादा बेटा, ऐसा भी लिखा मिलता है। तो जैसा आपको सुविधाजनक लगे वैसा आप इसको तैयार कर लीजिए। अब आके देखते हैं पश्चिमी घाट का विस्तृत अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं कि दक्कन के पठार को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट के बारे में देखते हैं। पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? तो पश्चिमी घाट का विस्तार तापी नदी से लेकर कन्याकुमारी तक पाया जाता है, इसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर। विशेषता क्या है? यह प्रायद्वीपीय पठार का भ्रंश कगार है। अगर भ्रंश कगार के बारे में हम बताएं आपको, क्या है कि ये जो दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी भाग है, ये बिल्कुल सीधा ढाल है, ऐसे हो जाता है। और ये आपका पश्चिमी घाट है, और ये सीधे ढाल पड़ जाता है। जैसे अरब सागर है, अरब सागर ऐसे बैठ गया है, इसलिए ऐसा माना जाता है ये कगार है। कगार किसे कहते हैं? जो बिल्कुल खड़े ढाल वाला भूमि होती है उसे कगार कहते हैं। तो अरब सागर ऐसा लगता है कि ये ऐसे बैठ गया है, जिसके कारण पश्चिमी घाट एक कगार का निर्माण करता है। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रायद्वीपीय पठार का ये भ्रंश कगार है। और इसका विस्तार गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र से भी माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि इसका विस्तार गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र से पाया जाता है, जिसमें गिर पर्वतीय प्रदेश मुख्य रूप से आता है। और गिर पर्वतीय प्रदेश एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। आप जानते हैं कि एशिया में जो शेर सिंह है, शेर जिनके गले में बाल पाया जाता है, वो केवल गुजरात के गिर पर्वतीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। अब देखते हैं कि पश्चिमी जो घाट का
का निर्माण हुआ है। कैसे हुआ है? ये बेसाल्ट नामक चट्टानों से इनका निर्माण हुआ है। आप बार बार बेसाल्ट शब्द का प्रयोग होते हुए देख रहे हैं। तो यहाँ बेसाल्ट किसे कहते हैं? तो बेसाल्ट उन चट्टानों कहा जाता है जो ज्वालामुखी से निकले मैग्मा के ठंडा होने से निर्मित होती हैं, उन्हें बेसाल्ट चट्टान कहा जाता है। इन्हीं बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय अपरदन के फलस्वरूप ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। और काली मिट्टी बार बार आपसे परीक्षा में पूछी जाती रहती है कि काली मिट्टी किस लिए जानी जाती है? काली मिट्टी कपास की खेती के लिए जानी जाती है और यह दक्षिण भारत में मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो देखते हैं जो बेसाल्ट जो चट्टानें हैं ये मुख्य रूप से आर्कियन प्रकार की हैं। आर्कियन का मतलब होता है सबसे प्राचीन, और आर्कियन में ग्रेनाइट और नीट से ये बनी हैं। तो जो भारत का पश्चिमी भाग है, अभी हमने देखा था इसे दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी सह्याद्री की पहाड़ी और दक्षिणी सह्याद्री की पहाड़ी। तो उत्तरी सह्याद्री पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है कालसुबई, जिसकी ऊंचाई है 1664 मीटर, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है महाबलेश्वर 1438 मीटर। ये दोनों चोटियाँ उत्तरी सह्याद्री पहाड़ी में स्थित हैं और महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि महाराष्ट्र राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कालसुबई है, जिसकी ऊंचाई है 1664 मीटर। या उत्तरी सह्याद्री पहाड़ी की पूछा जाए तब भी आप लगाएंगे कालसुबई, जिसकी ऊंचाई है 1664 मीटर। अगर यहाँ पर दक्षिणी सह्याद्री पहाड़ी की बात करते हैं तो ये है कुद्रेमुख, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है 1892 मीटर है, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है पुष्पगिरी, जिसकी ऊंचाई है 1714 मीटर। इस प्रकार से ये पश्चिमी घाट के मुख्य बिंदु हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। और भी इसमें कई चीज़ें हैं, आइए देखते हैं। अभी हमने चित्र के माध्यम से आपको बताया था ये आपका पश्चिमी घाट है। इसका विस्तार आपका तापी नदी से लेकर कन्याकुमारी तक पाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो ये पूर्वी घाट था, तो जहाँ पर ये दोनों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलती हैं वो नीलगिरी की पहाड़ी थी, नीलगिरी की पहाड़ी, और जिसकी सबसे ऊंची चोटी थी दोड्डा बेटा, ऊंचाई थी 2637 मीटर। मित्रों, यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दोड्डा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। और इसके आगे चलते हैं तो एक अन्नामलाई पर्वत चोटी मिलती है, अन्नामलाई तो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है और